हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन अप्रैल 2025, जिसमें हम सबसे पहला सेक्शन आज करने जा रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। प्लस इसमें एमसीक्यूज भी होंगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। प्लस हमसे हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आज का पहला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड। हम बात करने जा रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, क्यों न्यूज़ में रहा, ये सारी बातों को समझेंगे। ये आइडिया कहाँ से आया, इसमें क्या किसकी क्या व्यू पॉइंट है, समझते हैं। न्यूज़ में गाइस सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए रहा, आर्टिकल 50 के अंडर आप जानते हो सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आता है। और ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बारी एम्फोसिस करा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन के प्रिंसिपल्स को और डेमोक्रेसी को, इसमें ज़्यादा बातचीत उन्होंने करी अपने किसी विज़िट पर। तो गवर्नेंस हो, उसको भी बोला गया शुड बी ओनली बाय एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों के द्वारा बनाई गई है, लोगों के लिए अकाउंटेबल है, तो वो सारा बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर होना। बहुत ज़्यादा ध्यान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो भी सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल हैं वो क्लियरली डिमार्केट हो, ताकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जुडिशरी हस्तक्षेप ना करे पार्लियामेंट के अफेयर्स में, पार्लियामेंट जुडिशरी के अफेयर्स में हस्तक्षेप ना करे, एग्जीक्यूटिव के काम में वो ना करे। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल ओवर रीच को प्रिवेंट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट जी ने बहुत तरीके से एम्फेसाइज करते हुए बोला है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे तरीके से डिमार्केट कर दिया जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से दिखा दिया जाए। अब आइडिया क्या है बिहाइंड दिस सेपरेशन ऑफ पावर्स? तो सबसे पहला आइडिया जो ये आया था वो यही है कि अथॉरिटीज़ एंड ड्यूटीज, जो भी हमारी 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, इन तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में क्लियरली डिमार्केट करना, डिमार्केशन ऑफ ड्यूटीज़, डिमार्केशन ऑफ अथॉरिटी। आपको पता है एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो भी लेजिस्लेचर या ये काम रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के, जो भी इलेक्ट लॉज हो रहे हैं, लेजिस्लेचर बना रहा है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो एग्जीक्यूटिव का काम है। लेजिस्लेचर आपको पता है लॉ बनाता है, ओल्ड लॉज को रिप्लेस करता है, सुपरवाइज करता है एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटीज़ को। जुडिशरी का काम है जुडिशरी पे एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, लॉज को इंटरप्रेट करना। और आपको पता है जुडिशरी ही हमारा गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर या इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आंसर क्या होगा? इट हैज़ टू बी जुडिशरी। अब देखते हैं ये जो सेपरेशन ऑफ पावर वाली टर्म है ये कैसे कैसे आई। तो एरिस्टोटल ने पहली बारी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करा। एक है डिलिबरेटिव, एक है मैजिस्ट्रियल, एक है जुडिशल। हाउएवर जो हमारे फ्रेंच जूरिस्ट मॉन्टेस्क्यू थे, इनको कंसिडर किया जाता है मॉडर्न एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू जूरिस्ट थे, इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी को निकाला था। तो समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आ जाए सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी किसने दी, तो किसका नाम लिखोगे कि फ्रेंच के जूरिस्ट थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने दिया था। इसी पे मॉडर्न थ्योरीज़ पे किताबें बनी। 1748 में स्पिरिट ऑफ लॉ किताब आई मॉन्टेस्क्यू में, इसमें पूरी थ्योरी को सेपरेशन ऑफ पावर की समझाया, एक्सप्लेन करा। आप भी पढ़ सकते हैं ये किताब अगर आपका ध्यान हो तो। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। एक तो है एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल के बारे में, यानी गवर्नमेंट डिवाइड करना इनटू 3 स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स को, उसको हम एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल कहते हैं। ये पहला प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर का फंक्शनल प्रिंसिपल, यानी बाउंड्रीज़ को डिलिनेट करना कि किसकी कितनी बाउंड्री है, कौन कितना कहाँ काम करेगा, किसका कितना फंक्शन है। फिर एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखना कि कौन किसी की बाउंड्री पे आके काम तो नहीं कर रहा, किसी की ड्यूटीज़ क्या है, कैसे करना है वो। और म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल का मतलब है क्रिएट करना कॉन्कॉर्ड, कोई डिस्कॉर्ड नहीं क्रिएट करना है, यानी तीनों को ही इंगेजमेंट और कोऑपरेशन के साथ काम करना है, ना ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना। ये साफ साफ प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ने ये 4 बातों से समझा दिया है कि एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल है, म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल है, फंक्शनल प्रिंसिपल है और चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल है। अब हम देखते हैं भारत के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर भारत के अंदर एक तो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट बैलेंस है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट प्रिंसिपल पर बना है ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें पूरी तरीके से डिफरेंशिएटली इन्हें अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या है, ये भी बहुत ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरीके से चेक एंड बैलेंस हो सके और एक दूसरे के लिए हमें इंटरप्रिटेशंस या किसी में इंटरफेयर नहीं करना है। लेजिस्लेचर का काम साफ साफ बताया गया है, लॉ बनाना है। एग्जीक्यूटिव का उसको इन्फोर्स करना है लॉज को। जुडिशरी का काम है लॉज को इंटरप्रिटेट करना या डिस्प्यूट रिजॉल्व करना। सबसे पहले हमने यही करा कि हमने डेलिकेट बैलेंस मेंटेन रखा। दूसरा यहाँ कह रहा है कि फंक्शनल ओवरलैप ना हो पाए, इसके लिए फॉर इंस्टेंस जैसे प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, तो उसके पास एम्पावर्ड है वो टू एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर। जब भी कोई प्रोमोलगेट करना हो, कोई ऑर्डिनेंस भेजना होता है तो वो काम करता है। तो ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तीनों काइंड ऑफ पावर को एक्सप्रेसली वेस्ट नहीं करा है। ऑर्गन्स के कई ऐसे डोमेन्स होते हैं जहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है। जैसे देखो, प्रेसिडेंट है तो एग्जीक्यूटिव हेड, लेकिन कई बारी वो लेजिस्लेटिव पावर भी करता हुआ नज़र आता है जब वो ऑर्डिनेंस वगैरह निकालता है। अब ऐसे ही लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज भी होती हैं, जुडिशल फंक्शन करते हुए पार्लियामेंट मिलती है। जजेस को, प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, कोई प्रिविलेज का ब्रीच हो रहा हो तो लेजिस्लेचर ही उस पर फैसला ले लेती है। ऐसे ही जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के पावर के ऊपर काम करती होती है। कभी भी गाइडलाइन इशू करनी हो एग्जीक्यूटिव्स को, कोई सर्टेन लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट करना हो तो जुडिशरी उसमें करती है। तो हमारे यहाँ ना थोड़ा सा फंक्शनल ओवरलैप आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की जहाँ बात रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसीलिए हम इस पर काम करते हैं और इसको छेड़खानी इसमें नहीं करनी है। दूसरा, इसी वजह से हमने देखा है क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरलैप देखने को मिलता है, इसी कारण से कॉन्फ्लिक्ट भी हैं सभी ऑर्गन्स के बीच में। कई बारी पार्लियामेंट को लग रहा होता है कि जुडिशरी बहुत इंटरवीन कर रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी कई जजमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा लेजिस्लेटिव डोमेन में घुस जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा कि प्रेसिडेंट स्टेट बिल्स पे डिसाइड करेगा जो कि गवर्नर्स के लिए रिजर्व की गई हैं फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट विद इन 3 months। तो ये देखो आप, ऐसी इंटरवेंशन हो गई। फिर लेजिस्लेटिव इंक्रोचमेंट का मतलब क्या है कि जो लेजिस्लेचर है वो कुछ लॉज बना रहा है, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन से लेकर यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के लिए। अब यहाँ पे जुडिशरी को लगता है कि लेजिस्लेचर हमारे बाउंड्रीज में आके काम क्यों कर रहा है। फिर एग्जीक्यूटिव ओवररीच कब हो जाती है, जब बहुत सारे जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें मेजॉरिटी आपको एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मिलेगी, तो वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को ही आप काटा मार देते हो। तो यानी कि ये सभी ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर ये तीनों ऑर्गन्स लड़ाई करते हुए नज़र आते हैं। तो कंक्लूडिंग लाइन में ये समझाते हुए कह रहा है कि देखो जी, सेपरेशन ऑफ पावर बनाया ही इसीलिए गया था ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है वो किसी एक के हाथ में ना रहे और सभी के सभी इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिबर्टी को इंजॉय करते रहें। लेकिन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैनॉट फंक्शन इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं कर सकते हैं, कभी कभी एक दूसरे के बाउंड्रीज में आना भी पड़ेगा। बट उसमें भी कह रहा है कि आप ना म्यूचुअल कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट के साथ काम करिए, आप किसी के फंक्शन पे पीछे मत पड़िए। आप सेपरेशन ऑफ पावर को समझो कि कुछ फंक्शनल ओवरलैप है, एडिक्वेट चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी डेमोक्रेसी के गोल को आप फुलफिल होता हुआ देखोगे। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला यहाँ पर कि देयर वुड बी एन एंड ऑफ एवरीथिंग, मतलब सेम मैन सेम बॉडी, कोई नोबल हो कोई लोग हों, सभी के पास लॉज बनाने हैं, तीनों पावर्स करनी है, एग्जीक्यूशन रिवॉल्व करना है, ये सबके साथ ही होगा। देयर वुड बी एन एंड ऑफ एवरीथिंग, एक दिन होना ही होना है। तो इसीलिए हमें बड़े अच्छे तरीके से चलने की ज़रूरत है, तीनों को अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। तो ये इसमें कहते हुए सेपरेशन ऑफ पावर में उसने कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर पे, जिसका नाम है असेंट टू स्टेट बिल्स के बारे में। क्यों आया है टॉपिक, कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, समझते हैं इसके बारे में। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु में कुछ डायरेक्शंस इशू की सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ऐसा है, अप्रूवल ऑफ बिल्स को टाइमली अप्रूव करना है। स्टेट लेजिस्लेचर की पूरी क्लास लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस पूरे केस का बैकग्राउंड समझो, फिर आपको और समझ में आएगा। अब ध्यान रखना, आर्टिकल 168 यानी कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 168 है, वो कहता है कि गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। हालांकि हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो कोई भी बिल जब लॉ बनेगा तो उसमें गवर्नर की असेंट लगेगी, और इफ़ रिजर्व द प्रेसिडेंट असेंट तो वहाँ पर प्रेसिडेंट की लगेगी। समझ में आ गया।
अब इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। बैकग्राउंड ये है कि बिटवीन नवंबर 2020 एंड अप्रैल 2023 स्टेट लेजिस्लेचर ने 13 बिल्स को पास किया है। कितने बिल्स को पास किया है? 13 बिल्स को। ऑफ दीज, जिसमें कि 10 को विदहेल्ड किया गया है, असेंबली के पास भेजा गया है गवर्नर द्वारा बिना कम्युनिकेशन के। तो जब भी असेंबली रीपास करती है कि नहीं भी मैंने कोई भी मटेरियल चेंजेस के बिना, तो गवर्नर उसको रिजर्व करता है फॉर द प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ गिविंग असेंट। ध्यान रखना 10 बारी विदहेल्ड करा। ध्यान रखना इस पूरी न्यूज़ में क्यों आया ये। 2020 से लेकर अप्रैल 2023 तक स्टेट लेजिस्लेचर ने सिर्फ 13 बिल्स को लेजिस्लेचर में पास किया था, जिसमें कि 10 आपके विदहेल्ड हैं अभी भी। उसके अलावा असेंबली के पास है, गवर्नर बिना कम्युनिकेशन के उसको रखा हुआ है। फिर असेंबली ने रीपास किया बिना मटेरियल चेंज किए, तब गवर्नर रिजर्व देम फॉर प्रेसिडेंट को बोल दिया कि भाई प्रेसिडेंट इस पर असेंट करेंगे। इन रिस्पॉन्स टू ऑल दिस तमिलनाडु ने एक रिट पिटीशन डाली और कहा भैया ये जो गवर्नर साहब है काम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, ये तो इतने दिनों तक टाल देते हैं, कोई असेंट देते नहीं है, कोई लॉ ही नहीं बन पा रहा है बिल। तो ये चैलेंज चला गया रिट पिटीशन के तहत। तो कोर्ट ने कहा गवर्नर का इनएक्शन होना भी ठीक नहीं है, रिजर्व करना बिल को आफ्टर रीपैसेज ये इलीगली इनवैलिड है। तो देयरफॉर प्रेसिडेंट का एक्शन ऑन दोज बिल्स वर ऑल्सो डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। कह रहा है आप किस बात के लिए इनएक्टिव बने हुए हो, और आपको जब रीपैसेज करके दोबारा से बिल भेजा गया है तो आपको तो वैसे ही नहीं इसको रखना चाहिए था, आपको तुरंत इस पर असेंट मारना चाहिए था। फिर आप प्रेसिडेंट एक्शन कहाँ से लगा रहे हो, नल एंड वॉइड कर दिया उस बात को भी। तो कोर्ट यहाँ पर बेसिकली अपनी कौन सी पावर इस्तेमाल कर रहा है? आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला जी देखो जी इसके पास अपनी इनहेरेंट पावर्स है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू पास अ डिग्री, या कुछ भी अगर कोई कंप्लीट जस्टिस देना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ऑर्डर दे सकती है। डिग्री मतलब ऑर्डर देना कि भाई क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर बताएगा पूरा प्रोविज़न आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिगार्डिंग असेंट टू स्टेट बिल्स। तो यहाँ पर ना गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर स्टेट बिल। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर से पहले बिल पास होगा एंड टेक्स 1 of 4 ऑप्शन गवर्नर के पास होता है, या तो उसको लॉ बना दे सीधा साइन करके, या रिजेक्ट कर दे बिल को विदहोल्ड असेंट, या करे कि भैया नॉट मनी बिल के लिए नहीं हो सकता, नॉन मनी बिल्स के लिए वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, फिर लेजिस्लेटिव पास करेगा तब गवर्नर को असेंट करना ही पड़ेगा, या प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी रिजर्व कर सकता है। तो 4 ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास, या तो वो साइन करके दे दे, या कहे कि नहीं भाई ये बिल रिजेक्ट हो रहा है विदहोल्ड कर दे, या कहे भाई रिकन्सिडर करो। चौथी चीज़ें या तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दो। ठीक है, तो गवर्नर मे डू दिस एज सून एज पॉसिबल। ये ध्यान रखना, लेके बैठ नहीं जाना है बिल को कि बैठ गए इनएक्शन में आ गए। अब ऐसे ही प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिल जो गवर्नर रिजर्व रखता है प्रेसिडेंट के लिए, तो वो आर्टिकल 201 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। अब गवर्नर क्या करता है? रिजर्व करता है बिल को फॉर प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट उस पर क्या करेगा? टेक 1 of 3 एक्शन ले सकता है, या तो ग्रांट कर दे असेंट और बिल लॉ बन जाएगा, या वो भी विदहोल्ड कर दे, बिल को रिजेक्ट कर दे, या फिर क्या कर सकता है? रिटर्न कर दे बिल, कहे भी रिकन्सिडर किया जाए। ठीक है, प्रेसिडेंट मेक्स फाइनल डिसीजन कि असेंट रिकन्सिडर बिल पे देना है या नहीं देना है। उसके लिए उसके पास लेजिस्लेचर ने बोला है जी 6 महीने का वक्त आपको दिया जाता है। तो अनलाइक गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑब्लाइज नहीं होता बिल्स पे साइन करने के लिए। ध्यान रखना, स्टेट बिल्स की ये कहानी चलती है। अब यहाँ पर जजमेंट में क्या आया? क्या ना जी, इन एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा देखो जी ऐसे बैठे नहीं रहना, कोई प्रिस्क्राइब लिमिट ना होने की वजह से, क्योंकि कोई पॉकेट वीटो है ही नहीं, एब्सोल्यूट वीटो है ही नहीं गवर्नर के पास। तो ऐसे केसेस में इन एक्शन तो आप वैसे ही नहीं हो सकते, और स्टेट गवर्नमेंट रिट ऑफ मैंडेमस लगा सकती है फ्रॉम कॉम्पिटेंट कोर्ट। आपको पता ही है कितने तरह की मैंडेमस एक आपकी रिट होती है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आती है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है। अब रिट ऑफ मैंडेमस क्या है? जब भी कोई ऑर्डर पास किया जाता है फ्रॉम कोर्ट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को, ऑफिशियल ड्यूटीज़ को पूरी तरीके से निभाए, ये ध्यान रखना। इसीलिए ये मैंडेमस वाली रिट को इशू किया जाता है। इसके अलावा भी 4 हैं रिट्स हैं, हैबेस कॉर्पस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। इनके क्या क्या एक्सप्लेनेशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, चलिए
नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है कि गवर्नर कांट रिजर्व और री इनेक्टेड बिल फॉर प्रेसिडेंट असेंट। तो बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट असेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ओनली। साफ साफ बोला है कि जी बार बार नहीं भेजना, आपको एक बार भेजना है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद इफ गवर्नर डिसाइड की विदहोल्ड करना है असेंट, तो ही मस्ट मैंडेटली सेंड इट बैक टू स्टेट असेंबली में साफ तरीके से भेज दे कि ये बिल विड्रॉ कर लिया जाए। तो व्हेन द स्टेट असेंबली री इनेक्ट करती है मान लो, एंड गवर्नर कैनॉट रिजर्व इट फॉर प्रेसिडेंट के लिए, वैसे ही नहीं कर सकता। एक एक्सेप्शन ये है कि अगर वो सेकेंड राउंड बिल का प्रेजेंट किया है, मेटली डिफरेंट है, तब गवर्नर फिर उसको वापस से रिकन्सिडर करवा सकता है या प्रेसिडेंट के लिए भेज सकता है। प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट की बात है, कह रहा देखो जी टाइम लिमिट आर नॉट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जुडिशल स्टैंडर्ड्स के थ्रू टाइमली एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो कोर्ट ने टाइम लिमिट्स को इंट्रोड्यूस किया है ताकि कोई भी अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे। साफ साफ टाइम लाइन बना के भेजिए इस बारी स्टेट बिल्स के लिए। कह रहा देखो जी 1 महीने में स्टेट काउंसिल का एडवाइस हो जाना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, गिव विद होल्ड ये रिजर्व करना है क्या करना है। 3 महीने के बाद तो रिटर्न बिल, रिजर्व बिल या प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड ऑन बिल, फटाफट 3 महीने के अंदर ये काम ख़त्म करो। तो गवर्नर लैक्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, याद रखना। तो आर्टिकल 200 में साफ साफ है। इवन आर्टिकल 163 का फर्स्ट क्लॉज साफ तौर पे कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस गवर्नर पे ही चलेगा, एक्सेप्ट इन सिचुएशन जहाँ पे गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड टू एक्ट, वो अलग बात है। लेकिन आर्टिकल 200 में गवर्नर को कोई भी डिस्क्रिशन नहीं दी गई है। एंड हाउस मैंडेटली अबाइड बाय द एडवाइस, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे दें। सेकेंड में बोला गया है कि स्टेट बिल्स दैट वुड डेरोगेट द पावर ऑफ हाई कोर्ट मस्ट बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। ऐसा सिनेरियो जहाँ पर आप हाई कोर्ट की पावर को गिराने पे लगे हो, हाँ, उन प्रोविजंस के लिए आर्टिकल 200 में बोला है कि ऐसे के लिए प्रेसिडेंट को ज़रूर अप्रोच किया जाए। अब स्टेट बिल विच विल नॉट बिकम इफेक्टिव विदाउट असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये कह रहा है कुछ ऐसे भी स्टेट बिल्स होते हैं जिसमें ना प्रेसिडेंट के असेंट के बिना बिल इफेक्टिव नहीं होगा। कह रहा देखो आर्टिकल 288 है, बिल इम्पोज करना हो कोई टैक्सेस एंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पे, वो वाले हैं। मनी बिल है, फिनेंशियल बिल हैं, कोई फिनेंशियल इमरजेंसी लगे आर्टिकल 360 से रिलेटेड, या कोई ऐसा बिल जो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, या कोई ऐसा बिल जो इंटरस्टेट ट्रेड या इसके रिलेटेड है। तो इन सभी में बिल इनइफेक्टिव होता है अगर उसमें प्रेसिडेंट की असेंट ना हो। अब कौन से ऐसे बिल हैं जिसमें कि हमें एक्वायर करनी पड़ती है प्रेसिडेंट, ताकि हम ना इम्यूनिटी के साथ आर्टिकल 14 से रिलेटेड, अगर 14 या फंडामेंटल राइट्स है, हमारा राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 31A बोल रहा है कोई भी प्रोविजंस हो एक्विजिशन ऑफ स्टेट को या कोई सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट देना हो, ऐसे बिल्स में आपको प्रेसिडेंट की असेंट लगेगी। तो यहाँ पर विल नॉट बिकम इफेक्टिव विदाउट असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट की असेंट नहीं लेनी है, इन बिल्स में ज़रूर लेनी है। डिस्क्रिशनरी पावर अंडर आर्टिकल 200 जुडिशल रिव्यू के सब्जेक्ट में आता है। तो ग्रांट ऑफ असेंट जो मिली है ना गवर्नर को, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस पे चलेगी, मे नॉट बी जस्टिशिएबल, ये नहीं बोलना है, ये सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू है, इसीलिए तो जुडिशरी ने चेक कर लिया इस बारी। तो विदहोल्ड करना या बिल को बहुत टाइम तक रखा जाना, इस पर गवर्नर पे चैलेंज किया जा सकता है। और अगर गवर्नर एक्ट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल एंड रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज कर सकती है ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को। तो इफ़ द प्रेसिडेंट देन विदहोल्ड असेंट, अगर प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दी मान लो, तो दिस एक्शन कैन ऑल्सो भी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, ये भी ध्यान रखना। अब प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई भी बिल उसको लग रहा है प्रेसिडेंट को कि भाई ये तो बिल में ना कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो इफ़ अ गवर्नर रिजर्व्स अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट असेंट, क्योंकि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी फील हुई है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस कर सकता है, कंसल्ट ले सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास तो पावर है ना ये आर्टिकल 143 के तहत कि वो आपसे कोई भी एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। प्रेसिडेंट में डिसएग्री, ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट कोर्ट के ओपिनियन को ना माने, ओनली फॉर वैलिड पॉलिसी रीजंस के लिए मान भी ले, लेकिन क्लियर जस्टिफिकेशन उसको ना मिले तो वो फिर उसको बोल सकता है भी और समझाओ, जैसे हम चैट जीपीटी से कहते हैं ना और समझाओ और क्या कहना चाह रहा है, ऐसे ही प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है भी और बताओ और समझाओ, मुझे समझ नहीं आया ये पॉइंट कैसे वैलिड हुआ। तो सच कंसल्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर आर्टिकल 143, क्योंकि गवर्नर कैन नॉट रेफर सच मैटर टू कोर्ट, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज को इंटरप्रिएट करने की।
फिर कोर्ट का ओपिनियन जो होता है उसका स्ट्रॉन्ग परसुएसिव वैल्यू होती है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को देखते हुए करती है और उसको फॉलो भी करना चाहिए प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेसेंट ऑफ स्टेट बिल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्टेट्स डिमांड फॉर ऑटोनॉमी के बारे में हम जानते हैं। स्टेट डिमांड एंड ऑटोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि ऐसा क्या हुआ, कौन सा स्टेट कह रहा है ऑटोनॉमी की। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी को फॉर्म करा है ताकि वो वेज बता पाएँ टू स्ट्रेंथन स्टेट ऑटोनॉमी एंड फेडरलिज्म। अब ये कमेटी को हेड कौन करता है, तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जस्टिस कुरियन जोसेफ। अब इस कमेटी में कौन कौन से लोग हैं, तो रिव्यू करना हो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पॉलिसी एस्पेक्ट स्टेट सेंटर रिलेशंस को लेके, या कोई रिस्टोर करनी हो पावर शिफ्ट जो हुई है फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट उसको बताने के लिए, रिकमेंड करने हो कोई मेजर्स ताकि हम स्टेट को ओवरकम करवाएं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज अगर आ गया है, या कोई रिफॉर्म लेनी हो ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी की तो भी, या रिकमेंडेशन राजमन्नार कमेटी की कुछ रिविजिट करनी हो, करंट पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना हो, ये सभी इस कमेटी के तहत यहाँ पर काम कर रहा है। अब कमेटी को बोला गया है कि 2026 तक जनवरी में एक रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट यानी टेम्प्रेरी रिपोर्ट सबमिट करे और फाइनल रिपोर्ट 2 साल में निकाले। तमिलनाडु में बेसिकली क्लेम कर रहा है कि स्टेट के राइट को इरोड किया जा रहा है, और इंडिया क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट से बना है ना कि यूनिटरी स्टेट से बना है, ये साफ तौर पे बोला। अब क्या ऐसी चीज़ें पहले हुई हैं, तो ऐसा पहले भी हो चुका है, प्रीवियस ऐसी कमेटीज़ बैठी हैं जिन्होंने इस तरह के एनालिसिस करे हैं। कह रहा कब बैठी, कह रहा 1969 में राजमन्नार कमेटी थी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई थी, और इसने भी कहा था कि हाई पावर कमीशन हो जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करे 3 लिस्ट का। आपको पता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 में भी यही काम हुआ कि सेंटर ने बोला भाई कि रिस्ट्रिक्ट की जाए पावर जो भी रिलेटेड है डिफेंस फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है। फिर वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम आया 1977 में, जिसने कहा भी आर्टिकल 356 को रिमूव किया जाए प्रेसिडेंट रूल को, और फेडरल वो शब्द का इंक्लूजन किया जाए। तो ऐसे फेडरल स्कीम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, देखो इंडिया जो बना है वो यूनियन ऑफ स्टेट ही तो है बेसिकली, तो कैसे हम किसी के राइट्स को छीन लें। तो देयर आर कॉमन इंस्टीट्यूशंस और ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूनियन ऑफ स्टेट्स के बीच में आते हैं। आप सभी जानते हो ना, हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सिंगल हमारी सिटीजनशिप है, हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज भी बड़ी कॉमन है, इलेक्शन कमीशन भी हमारा कॉमन है, आप जानते ही हो। हमारे 10 इलेक्शन कमीशन देखा है कभी, नहीं देखा आपने, पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ही जो दिल्ली में सिचुएटेड है, और सिंगल हमारी यूनिफाइड जुडिशरी है। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, वही सारा हमारे टॉप क्लास लेवल बॉडी है। तो हमारे देश में सब बना हुआ है। अब डिवीज़न कहाँ आता है, लेजिस्लेटिव पावर्स में आती है। आर्टिकल 246 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या देता है, वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को कन्फर करता है, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को कन्फर करता है 7th शेड्यूल में। यूनियन लिस्ट में 97 एंट्री है, स्टेट लिस्ट में 66 है, कंकरेंट लिस्ट में 47 एंट्रीज हैं। अब इंडियन जो पूरा फेडरलिज्म है, याद रखना क्वासी फेडरल है, हमारा स्ट्रॉन्गर सेंटर है और कुछ पार हमने स्टेट्स को दे रखे हैं, गिव इट मोर पार देन स्टेट। ये तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा हमारा इसमें हमने दे रखा है पार सबसे ज़्यादा। अब इंडियन फेडरलिज्म फेडरल इन फॉर्म यूनिटरी इन स्पिरिट, ये ध्यान रखना कैसे समझ में आता है। तो क्या है हमारा इंडियन फेडरलिज्म, हम फेडरल फॉर्म में हैं लेकिन हमारी जो स्पिरिट है वो यूनिटरी है। तो आर्टिकल अगर हम 248 पे जाएं, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ज़रूर याद रखना गाइस, बहुत काम देते हैं कि हमें पता हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिविंग मोर पावर टू सेंटर तो है ही। तो आर्टिकल 248 है जिसमें रेस्यूटरी पावर किसके हाथ में, पार्लियामेंट के पास है। कि कोई भी ऐसी पावर है जो हमें साइबर लॉज होते हैं ना, तो उस पर लॉ कौन बनाता है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा लिस्ट में टॉपिक नहीं है जो ना यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, उसको रेस्यूटरी में डालकर उस पर सेंटर लॉज बनाती है। ऐसे ही आर्टिकल 249 है, कोई भी लॉ सब्जेक्ट फॉर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो उसमें बनते हैं। 250 में आपको पता ही है, कोई सेंटर कोई इमरजेंसी लगाना चाहती है, कोई लेजिस्लेट करना चाहती है तो 250 में है। 252 में क्या है, लॉज फॉर स्टेट है, उसको कंसेंट लेना हो, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को ओवरराइड कर रहा हो तो भी फिर सेंटर के पास पावर आती है। 254 में यूनियन लॉ है, जिसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो भी यूनियन लॉ ही बनता है।
फिर उसके बाद आर्टिकल 256 है, 257 है, 365 है। सेंटर डायरेक्ट स्टेट को करता है, कोई प्रेसिडेंट रूल अगर कुछ लगाना हो तो इनके तहत किया जाता है। अभी सारे के सारे आर्टिकल्स बिल्कुल घोल के पी जाना कि इन सभी केसेस में आपको पता चलेगा कि सेंटर के पास पावर ज़्यादा है। मान लो ये क्वेश्चन मेंस का ही बन जाए तो आपको कम से कम आता तो हो कि आर्टिकल जो 248 से लेके शुरू हुए हैं आर्टिकल 257 तक, ये सभी आर्टिकल्स में ध्यान रखना, लेकिन सभी नहीं बोलूँगी मैं, 51 नहीं है, 248 है, 49 है, 50, 52, 53, 54, 56, 57, फिर 365 है। इसमें सेंटर को सबसे ज़्यादा पावर दी हुई है। अब हमारा सवाल यहाँ पर ये आता है कि इंडिया ने सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म को क्यों अडॉप्ट किया, क्यों स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाई? उसका कारण था सेफगार्ड करना। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है भाई साहब, तो सेफगार्ड करना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। पार्टीशन से हम डर गए थे, इस तरह की टेंडेंसी और ना स्टेट्स में उग जाएँ, हम डर के कारण हमें करना पड़ा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, डेवलपमेंट का, इसलिए भी करना ज़रूरी था। रिच पुअर स्टेट्स का गैप मिटाने के लिए प्रमोट करना कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, वो भी बहुत ज़रूरी था। यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखना, प्रमोट करना भी ज़रूरी था। हाउएवर ओवर द ईयर्स क्या हुआ है, जो बहुत सारे स्टेट हैं पर्टिकुलरली तमिलनाडु ने स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन वो दिखाने की सेंटर पे कोशिश करता है, नॉट ओनली ऑन जनरल पॉलिसीज़ बल्कि उसकी जो भी उसकी एक्सक्लूसिवली बिलोंग स्टेट में करती है वहाँ पर भी। अब वो नहीं वहाँ पर ठीक से अपनी पावर एक्सरसाइज करता तो उसको लगता है हमारी ऑटोनॉमी छीनी जा रही है। तो हम की हाईलाइट इशूज़ को समझते हैं। देखो जो सेंटर का इंटरफेरेंस है ना इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, वो सदर्न स्टेट्स को बड़ा गुस्सा दिलाता है, क्योंकि चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, यूनिवर्सिटी टीचर्स का प्रमोशन हो, वाइस चांसलर का हो, ये सब स्टेट सोचते हैं हमारे हाथ में होना चाहिए। तो जब भी इस पे लेता है स्टेट सेंटर कोई फैसला तो उनको लगता है भाई हमारे तुमने ऑटोनॉमी स्टेट यूनिवर्सिटी से भी हटा दी। तो तमिलनाडु तो बिल्कुल खिलाफ था नीट का एग्ज़ाम, ने कहा कि नेशनल एंट्रेंस का एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट हम पर क्यों थोप रहे हो आप। फिर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फॉलोइंग 5 सब्जेक्ट्स जो स्टेट से कंकरेंट में चले गए, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, तो उनको बड़ा ही गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया इनको। चाहे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वाली बात हो या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात हो, इनको बड़ा ही तकलीफ हुई कि यार हमसे छीनते जा रहे हैं हमारी पावर। फिर इनको तीसरा धक्का लगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ फिस्कल पार्ट्स। जैसे इन्होंने जीएसटी लगाया इनको और गुस्सा आया कि तुम तो यार हम ये पैसे पे पीछे भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। ग्रांट एंड एड डिक्लाइन हो गई इनकी, तो इनको और गुस्सा आया। फिर यूनिफॉर्म पॉलिसीज इग्नोरिंग स्टेट डाइवर्सिटी। तमिलनाडु 3 लैंग्वेज पॉलिसी से बहुत नाखुश रहता है, उसको लगता है तुम तो हमारी तमिल की आइडेंटिटी छीन लोगे, तो इनको फिर एक गुस्सा और लगा। फिर वीक इंस्टीट्यूशनल चेक्स हैं, प्लानिंग कमीशन हुआ, नीति आयोग हुआ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चलता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, गवर्नर डिले करता रहता है, तो उसको और गुस्सा आया। आर्टिकल 200 मैंने आपको भी पढ़ाया है। फिर कंपटीशन में देखो ना, यहाँ पर ना सेंट्रलाइजेशन बहुत देखा जा रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल ने सीबीआई को बोला भाई तुम हमारे केस में क्यों अब पढ़ रहे हो, ऐसे ही तमिलनाडु को लगता है भाई इम्प्रॉपर यूज़ है, गवर्नर ठीक से अपनी पावर नहीं एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे क्या इश्यूज़ हैं, इसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए सेंटर स्टेट के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल को बिठाना पड़ा अंडर आर्टिकल 263, ताकि कोऑर्डिनेशन प्रमोट हो पाए सेंटर और स्टेट का। फिर रिप्लेसमेंट की बात हो, नीति आयोग ने प्रमोट करा भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, टैक्स का डिवोल्यूशन ठीक से करा जा सके। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A के तहत आई। फ्यूज में आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ऐसे CSS ने रिड्यूस करा फ्रॉम 130 to 75। डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन करने की बात आई। फिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी को एड्रेस कर पाएँ। तो सबसे पहला तरीका है इम्प्लीमेंट करना सरकारिया कमीशन। रेसिड्यूटरी पावर्स हैं, शिफ्ट कर दो सारी रेसिड्यूटरी पावर जो भी इवन एक्सेप्ट टैक्सेशन कंकरेंट लिस्ट में। कंसल्टेशन बिफोर लेजिस्लेशन पे काम करो, मिनिमल इंटरफेरेंस पे आ जाओ और प्रमोट करो इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो पुंची कमीशन 2007 में जो रिकमेंड करा था, चाहे आपका फिनेंशियल ट्रांसफ़र हो टू अंडर डेवलप स्टेट, वो उस पर काम करने लग जाओ। फैसिलिटेट करो इंस्टीट्यूशनल डायलॉग, इंटर स्टेट काउंसिल बिठाओ, वो भी कलेक्टिव और इंडिविजुअल स्टेट की तरह काम करेगी। फिर कंसेंसस को इन्हांस करने की ज़रूरत है ताकि प्रमोट हो पाए कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी बना पाए। इंटर स्टेट काउंसिल हो, जीएसटी काउंसिल हो, इस सबको बनाया जा सके। तो कंक्लूजन लाइन में बोल रहा है डिमांड फॉर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी का ये मतलब नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल को बिल्कुल ही उसकी पावर को इरोड कर दो।
बल्कि आपको ना डीपर जाना होगा कि जैसे कि इश्यूज़ क्या हैं, रीजनल पार्टीज़ को राइज होने में क्या दिक्कत आ रही है, अनइवन रीजनल डेवलपमेंट क्या है, इस पे जाने की ज़रूरत है। बड़ी अच्छी बात अन्ना दुराई ने कही थी 1967 में कि म्यूचुअल गुडविल एंड अंडरस्टैंडिंग से ही आप फ्रेटर्नल एंड बेनिफिशियल नेक्सस की तरफ पहुंच पाओगे। यानी कि दे आर नॉट सेइंग कि आप किसी की पावर को इरोड करो, आप एक बैलेंस्ड फेडरल स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें नेशनल यूनिटी तो प्रमोट हो ही, रीजनल डाइवर्सिटी की भी रिस्पेक्ट करनी है आपको। और ऐसा ही सुंदर सा आंसर आपको भी बनाना होगा व्हेन राइटिंग योर मेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है 5 years ऑफ स्वामित्व स्कीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्या है स्वामित्व का फुल फॉर्म? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज इन विलेज एरिया स्कीम। 5 साल के लॉन्च के बाद इसको कंप्लीट होते हुए देखा गया है। 2020 में ये आई है और इसको इम्प्लीमेंट करा गया है कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। इसके जो की पार्टनर हैं जो इस पे काम कर रहे हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज हैं, ये इस पे काम कर रही हैं। मेजर कंपोनेंट क्या है? कॉन्टीन्यूसली इसको ऑपरेट करना, रेफरेंस स्टेशंस को इस्टेब्लिश करना, एक्यूरेट जियो रेफरेंसिंग करना, लैंड डिमार्केशन करना, ड्रोन की मैपिंग करना, इनहेबिटेड एरियाज़ में ड्रोन्स को लेके जाना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, ग्राम मानचित्र इन्हांसमेंट करना ड्रोन सर्वेस के द्वारा ताकि ग्राम पंचायत का काम हो पाए। और स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? लैंड रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट तरीके से क्रिएट करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर आना, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, प्रॉपर्टी टैक्स को डिटरमिन करना और साथ ही साथ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को बनाना। अब इस स्कीम का सिग्निफिकेंस ये है कि इससे एक तो लीगल एम्पावरमेंट मिलेगा, डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसी स्कीम से फ़ायदा ये होगा लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा प्रॉपर्टी ओनर्स को जो रूरल एरिया में रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के कार्ड उनको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ रूरल रेसिडेंट के लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। कैसे होगी? 1,30,633 प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए ताकि कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग लैंड डिस्प्यूट हो तो वो रिजॉल्व हो पाए। फिर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो वो तैयार करा गया है, अनलॉक किया जाए, कोई भी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सेस करना हो। फिर 67,000 स्क्वायर किलोमीटर जो रूरल रेजिडेंशियल लैंड है उसको सर्वे किया गया। फिर उसके बाद गवर्नेंस रिवोल्यूशन की बात है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की बात है। जैसे विलेज है ना आपका महाराष्ट्र का एकातपुर मुंजुवड़ी, इसको बोला गया अपना सोर्स रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए अपडेट की जाए प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स। बिल्किसगंज है एक मध्य प्रदेश का, उसको बोला गया आप अपना मैपिंग करके बताओ। इसमें क्या किया जा रहा है? इसका पूरा ध्यान यही है कि विलेजेस को मैप करके उनके रिसोर्स को ठीक ढंग से एलोकेट किया जा सके, सर्विस डिलीवरी अच्छी की जा सके और वहाँ का जो लोकल काम है उसको सही ढंग से चलाने के लिए ज़रूरत है। फिर ये भी देखा जा रहा है कि रूरल डेवलपमेंट के पास टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन क्रांति लाने के लिए भी कॉन्टिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग नेटवर्क्स को तैयार किया जा रहा है ताकि वहाँ पर पूरी तरीके से लैंड डिमार्केट हो पाए और ड्रोन सर्वे कंप्लीट हो पाए। ऐसे ही हॉलिस्टिक रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे देखो हरियाणा का स्टेट हुआ, उत्तराखंड हुआ, 100% ये ड्रोन सर्वे प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपेयर कर पाएँ, उसके लिए पूरा का पूरा सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें तैयार की गई। अब चैलेंजेस क्या है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम? तो पहला चैलेंज है अनक्लियर लीगल वैलिडिटी ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स। प्रॉपर्टी कार्ड्स रिकॉग्नाइज नहीं हुए हैं एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ओनरशिप। इट नीड्स फॉर स्टेट ताकि प्रॉपर्टी कार्ड को लिस्ट किया जा सके, क्योंकि बिना लीगल अमेंडमेंट के प्रॉपर्टी कार्ड में रिस्क बनी रहती है। फिर वेरिएशंस है स्टेट लैंड लॉज और रिकॉर्ड कीपिंग पार्ट्स में। आंध्र प्रदेश ने मेंटेन करा है रिकॉर्ड ऑफ बोथ रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड लाइबिलिटीज़, दूसरे स्टेट्स को भी करना पड़ेगा। लिमिटेड प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखें कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी हैं सभी ग्राम पंचायत कलेक्ट नहीं करती हैं प्रॉपर्टी टैक्स। जैसे स्टेट ऐसे उड़ीसा है वो ग्राम पंचायत वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये लोग करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट। फिर इनएडिक्वेट है प्रोटेक्शन, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है। जो भी आपकी शेयर क्रॉपर्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बहुत सारे जो स्टेट हैं, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का डिवीज़न के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि डॉटर्स को भी देना है जी।
डेटा मैनेजमेंट इतना पुअर है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, नॉन पर्सनल लैंड पब्लिकली एक्सेसिबल ही नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है देखो जी ये मसला बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें ना लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी कार्ड से ये तो पता चल जाएगा, लीगल रिकग्नाइज हो जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि हाँ भाई ये हमें स्टेट रेवेन्यू एक्ट को अमेंड करना है और इसमें हमने स्टैम्प ड्यूटी डॉक्यूमेंट भी लगा रखा है। रिकॉर्ड कीपिंग को ना बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करो, आप यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स को बनाना शुरू कर दो, लोकल गवर्नेंस को अच्छा कर दो और ज़्यादा बढ़ाओ। फिर प्रोटेक्ट करो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, जितनी भी आपके ट्रेन सर्वाइवर्स हैं, SC ST ग्रुप हैं, वुमेन हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं। और डेटा मैनेजमेंट को यानी पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा जो है इसमें पब्लिकली डेटा एक्सेसिबल हो पाए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, डेटा स्टैंडर्ड अच्छे से काम कर पाए, उसके लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस स्कीम को बनाया गया है ताकि रूरल डेवलपमेंट हम कर सकें। और रूरल डेवलपमेंट भी लैंड हमारा सबसे बड़ी बात है, लैंड सर्वे करके ताकि क्लियर डेटा हो, ताकि क्लियर तरीके से सर्विसेज को टारगेट किया जा सके। अब हम समझते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट, छोटा सा ही है, समझ लेते हैं। डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के लॉन्ग टर्म वैकेंसी सिंस 2019 चली रही थी, आप जानते ही हो। तो बैकग्राउंड क्या है डेप्यूटी स्पीकर का कि 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में बनाया गया था। सचिदानंद सिन्हा थे, सबसे पहले इनको ऑफिस मिला था पहली बारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। उसके बाद M.A. अयंगर आए, फर्स्ट DS पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे ही हम आज़ाद हुआ भारत, डेप्यूटी स्पीकर M.A. अयंगर बने। आर्टिकल 93 ये लोकसभा को पावर देता है कि भैया 2 मेंबर्स होने चाहिए, चोज 2 मेंबर ऑफ द हाउस टू बी स्पीकर, और एक डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। तो लॉन्ग स्टैंडिंग इस पर सवाल चल रहा था, भाई अभी तक आया नहीं। रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर का आर्टिकल 94 में है, जो वकेशन है या रेजिग्नेशन है, रिमूवल है। स्पीकर में रिज़ाइन कैसे कर देता है, डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन दे देता है कि हाँ भाई मुझे नहीं करना। तो ड्यूटीज़ जो भी हैं आर्टिकल 95 में दे रखा है। अब इशू विद वैकेंसी क्या था कि भैया सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोसीजरल पावर, डिसरिगार्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, और आप साइडलाइन कर रहे हो, क्यों नहीं आप अभी तक आपने वैकेंसी दी है। तो DS का ऑफिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ सेरिमोनियल नहीं है, ये स्पीकर को इक्वल फुटिंग पे देने के लिए ज़रूरी था। फिर कॉन्टीन्यूटी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए M.A. अयंगर, सोचो ना, आप एक्टिंग स्पीकर थे, सडन डेथ हो गई थी स्पीकर JV मवलंकर जी की 1956 में, तो कम से कम M.A. अयंगर पीछे थे तो संभालने के लिए। फिर DS चेयर्स की सेशंस ऑल्सो, कमेटीज़ को लीड करते हैं, डिबेट सुनते हैं, न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, समझाते हैं, फैसले लेते हैं। स्पेसिफिक डेडलाइंस होती हैं, 60 डेज़ फॉर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, उसमें अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए थी, इसलिए इस पर काम किया जा रहा है। अब इन एक्शन बाय स्पीकर्स ऑन डिफेक्शन पिटिशन आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया है, कहा है क्या बात है स्पीकर साहब, कोई भी डिफेक्शन पिटिशन आती है आप प्रलॉन्ग उस पर एक्शन ही नहीं लेते हो। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा स्पीकर से कि आप इनडिसिसिव क्यों हो रहे हो, आपका जो 10th शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है उस पर आप कुछ काम क्यों नहीं करते हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सवाल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डायरेक्ट स्पीकर्स या क्वासी जुडिशल्स की भाई एंटी डिफेक्शन पे काम क्यों नहीं हो रहा है। तो एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है कि आपने 52nd अमेंडमेंट के तहत बनाया है कि जो भी पार्टी में मेंबर आ नहीं रहा है या पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर रहा है या पार्टी बार बार बदल रहा है, तो लेजिस्लेचर में स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपने एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया। फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कोर्ट की पावर ओवर स्पीकर इन एक्शन, जैसी ने कहा भाई आप तो पावरलेस हो रखे हो, इंडिसाइसिव हो रखे हो। कोर्ट ने ये भी कहा रिजनेबल टाइम फ्रेम में काम किया जाए। केशव मंगला चंद्र सिंह वर्सेस स्टेट मणिपुर, स्पीकर फेल्स टू एक्ट तो फिर क्या हो, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर लगानी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 142। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ली गई कि भैया आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपका तो काम था, फाइनल आर्बिट्रेटर तो आप ही होते हो, डिस्क्वालिफिकेशन किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA का करना हो तो आप ही तो बीच में होते हो। जुडिशल रिव्यू लग गया यहाँ पर, और किस केस में लगा था, क्योतो में पहले लगा था। कोर्ट ने बोला था कि क्या बात है भाई, स्पीकर डिले क्यों कर रहा है एक्शन में। फिर इम्पार्शियलिटी स्पीकर्स की होने लग गई, उस पर भी सवाल उठा। फिर इंडिपेंडेंट ट्राइबल जो भी ट्राइब्यूनल्स होती हैं उसके भी यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो भी इस पर केस आ गया था, इसीलिए यहाँ पर एक केस आए हैं। नेक्स्ट आपका आता है इमाइग्रेशनल फॉरेनर्स बिल 2025। तो बिल ये पास हुआ पार्लियामेंट द्वारा। उसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या, इमाइग्रेशन लॉज को मॉडर्नाइज करना, नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाना और इमाइग्रेशन अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना। तो बिल ने रिपील करा है, क्या रिपील करा है, क्या क्या हटाया है, पासपोर्ट एक्ट हटा दिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट सारे हटा दिए।
ये साफ साफ बोला है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन होगा जो सारा का सारा वीज़ा इशुएंस को देखेगा और पेनल्टी लगाएगा अगर कोई किसी के पास भी वैलिड पासपोर्ट नहीं मिला, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो 5 साल की जेल के लिए तैयार हो जाइए, प्लस 5 लाख रुपीज़ भी आपको देना पड़ सकता है। और पावर ऑफ अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल विदाउट वारंट ऐसे आदमी को पकड़ेगा। ठीक है जी। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये इंट्रोड्यूस करा ये वाला इंडेक्स ताकि आप असेस कर पाओ ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस को। तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हमारे भारत में है। आउट ऑफ दीज 2.16 लाख ग्राम पंचायत जो है वो 296 में असेस की गई हैं। पंचायत का मतलब क्या है? 243B आर्टिकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन है, सेल्फ गवर्नमेंट है, रूरल एरियाज के लिए बनाया गया था। तो ये इंडेक्स इसलिए काम करता है कि ये ना मल्टी डायमेंशन में, मल्टी डोमेन में चेक करता है विलेजेस को, रूरल एरिया को, कि यहाँ पर पॉवर्टी फ्री है या नहीं है, हेल्दी पंचायत है या नहीं है, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत है या नहीं है, वाटर सफिशेंट है, क्लीन है, सोशली जस्टिसेबल है, सेल्फ सफिशेंट है, वुमेन फ्रेंडली है या नहीं, सारे पे स्कोर दिया जाता है। हॉलिस्टिकली पूरा बनाया जाता है ताकि ग्रास रूट पे जाके चेक किया जा सके कि कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप फुलफिल कर रहे हो। तो 9 इसमें की थीम्स को लिया जाता है और इसमें कैटेगराइज करा जाता है 4 तरीके से कि आप अचीवर हो, मतलब आपने 9 पंचायत इन इंडिया अचीव था, अचीवर रैंक देखो कितनी शर्म की बात है। 61.2% एस्पिरेंट है, लार्जेस्ट परसेंटेज हमारी पंचायत की एस्पिरेंट में ही है अभी। परफॉर्मर में 36% है, वहाँ पे मॉडरेट प्रोग्रेस करी है। फ्रंट रनर तो गुजरात है जिसने टॉप किया है विद हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत इन दिस कैटेगरी। तो गुजरात इज़ द मेन लीडिंग स्टेट। ठीक है, तो गाइज़ ये आपका हो गया सारा आज टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। कल से इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करेंगे। अभी इमीडिएटली आप आ जाओ क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो जो भी बच्चों आपने सुना है ना गाइज़, उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं, तो चेक हो जाए कि आप कितना अच्छे से सुन रहे थे वीडियोस को। और साथ में ये हमने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया। तो वीडियो को पॉज करिए, चेक कीजिए कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।